तुकाराम जी, आप हैं? हेलो। हाँ। इसमें दशा अंतरदशा किसकी चल रही है? हाँ, अभी देखिए फिर से। ओ, ओके। एक मिनट रुकिए। अच्छा, ठीक है। मरकरी में मुंशी, कौन बोल रहे हैं मैडम? ओके, आपने मैडम वैदिक वाला क्लास अटेंड किया है क्या मेरा, पेड वाला? नहीं, हाँ। अच्छा, तो ये तुकाराम जी ने की है, तो मुझे कुछ आपको दिखाना है। अब उनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत है। अच्छा, ठीक है, चलिए आप बताइए, उनको नहीं दिख रहा है तो आप बताइए। तुकाराम जी म्यूट कर लीजिए। तुकाराम जी म्यूट कर लीजिए। हाँ। बताइए मैडम, बुध और चंद्रमा कहाँ कहाँ के रिजल्ट देंगे? अब ये तो मैंने क्लास में पढ़ा दिया था। हाँ, बताइए कहाँ कहाँ के रिजल्ट देंगे। हाँ। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जैसे यहाँ पर जहाँ बैठे हैं वहाँ का रिजल्ट देंगे, जहाँ पे इनकी राशियां वहाँ का रिजल्ट देंगे, और जहाँ इनकी दृष्टि है वहाँ का रिजल्ट देंगे, करेक्ट? और चंद्रमा? हाँ, 4th हाउस का ये इनकी दे दी। अब एडिशनल ऑफ हाउसेस भी होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति इस वक्त मेरे पास जातक बन के आ रहा है, तो सबसे ज्यादा संभावना ये है कि ये व्यक्ति दो चीजों के बारे में प्रश्न पूछेगा। चौथे भाव से संबंधित और 10वें भाव से संबंधित। ठीक है। तो चौथे भाव से संबंधित, इसकी एज देखिए क्या है। ये 1964 का बर्थ है, तो ये करीबन अभी 60 साल का होने को आ रहा है, राइट? तो 60 साल का है, तो क्या अपने माता जी के बारे में पूछ सकता है? अगर माता जी जीवित भी होगी तो करीबन 84 ईयर्स की होगी, या 80+ ईयर्स की होगी। एक तो वो प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा है, ये मकान बांधने के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, प्रॉपर्टी के बारे में। और 10th हाउस है, तो ये अपने स्टेटस को लेके कोई नया काम करने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट तो हो रही है 2024 में, राइट? तो कुछ नया काम क्या करेंगे, स्टेटस कैसा रहेगा, इस बारे में प्रश्न पूछेगा। या फिर काम काज के संबंध में क्या इनका रिलोकेशन हो सकता है, 3rd हाउस से। 2nd हाउस है तो फैमिली के बारे में, और 5वां भाव है तो बच्चों के बारे में प्रश्न मन में लेके आए। दिस इज द वे वी फाइंड आउट कि व्यक्ति के मन में प्रश्न क्या हो सकता है। जहां पे सबसे ज्यादा हमको सिंबल्स मिलेंगे दशा अंतर दशा के, उससे हमको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या प्रश्न लेके आ रहा है, राइट? ओके। अभी आज हम ये पढ़ेंगे कि इसको ढूंढते कैसे। अच्छा, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो मैं जब प्रैक्टिस कराता हूँ पेड क्लासेस की, तो उसमें मेरे स्टूडेंट वो पकड़ते हैं कि प्रैक्टिस ऐसे होती है कि अगर 15 स्टूडेंट है तो 15 में से एक व्यक्ति कुंडली लेके आएगा, किसी की भी, जिनको प्रॉब्लम है, जिनका एनालिसिस कराना है। और बचे हुए 14 लोग उसका एनालिसिस करके देंगे कि ये कुंडली क्यों आई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्या रेमेडी से होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में हर भाव के जो कारकत्व है वो दिए। बड़ी वाली लिस्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ पीडीएफ रूप में। और ग्रहों के भी कारकत्व दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे, हिंदी में भी दिए हुए। ठीक है। तो देखिए अभी इसको कैसे निकालते हैं। शुभता अशुभता तो हमने निकाल ली। अब वो शुभता अशुभता का रोल यहाँ पर पता चलेगा आपको। ओके। अभी हैंड मत रेज कीजिए, और अभी मुझे प्रश्न भी मत पूछिए, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अभी टॉपिक के ऊपर रहते हैं हम लोग, है ना? देखिए क्या होता है कि
जब हम व्यक्ति की बात करते हैं या मनुष्य की बात करते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर 3 डायमेंशनल फिजिक्स है। हमारा भौतिक शास्त्र जो है वो 3 डायमेंशन में सपोर्ट करता है। चौथा डायमेंशन टाइम है, उसको हम कंसिडर नहीं करते फिजिक्स में, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मैथमेटिक कैलकुलेशन में टाइम्स को भी यूज किया जाता है, लेकिन वो हमारा विषय है नहीं। हमारा विषय ये है कि हमारे पास टाइम है। जब हम किसी चीज की गणना करते हैं, किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो हम टाइम के हिसाब से करते हैं। मैं 10 बजे आपके घर आ जाऊंगा, हम 12 बजे का पिक्चर देखने चलेंगे, हम 2 बजे खाना खाना जाएंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम लिया। हमारे पास घड़ी है जिससे हमको पता चलता है। जब घड़ी नहीं थी तो सूरज के हिसाब से हम लेते थे, और रात्रि में जो घड़ी होती थी उसका एक अपना कैलकुलेशन का सिस्टम था। तो जो घड़ी है वो हमको टाइम बताती है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र की अपनी खुद की घड़ी है। उस घड़ी को कहते हैं विंशोत्तरी दशा सिस्टम या दशा सिस्टम। अब जब दशा सिस्टम की हम बात करेंगे, तो दशा जो होती है वो 60-70 टाइप की तो होती है, जितनी मुझे पता है, जितनी मेरी पढ़ाई में आई है, उससे ज्यादा भी होती होगी। तो अराउंड 70 के आसपास तो मैंने खुद भी पढ़ी हुई है बहुत सारी दशाएं। लेकिन उसमें क्या होती है, कुछ कुछ दशाएं होती है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। डेथ के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस के लिए भी दशाएं बनाई गई हैं, और उसके अपने नियम भी बनाए गए हैं। उन सभी में जो मुख्य दशा है उसको कहते हैं विंशोत्तरी दशा। विंशो का मतलब है 120 संस्कृत में। तो उसका एक अपना सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या कहता है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि और बुध, ये हमारा सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस टेबल में, जो मैं आपको बताता हूँ। और विंशोत्तरी दशा से हमको पता चलता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, यानी पिज्जा बनने में कितना समय लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिज्जा बनने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हमको ये भी पता है कि हमारे पास 12 राशियां हैं, 9 ग्रह है, ये तो पता है ना। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये तो पूरे 9 ग्रह हमको पता है। उसके बाद हमारे पास 12 राशियां भी है ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह, ये पूरी की पूरी मीन तक 12 राशियां। वैसे ही हमारे पास 27 नक्षत्र भी। अब यहाँ पे कोई मुझे प्रश्न पूछ सकता है कि सर फिर अभी तक तो हमने नक्षत्रों को यूज ही नहीं किया। उसका कारण यह है कि जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं, तो वैदिक में नक्षत्रों का यूज नहीं है। नक्षत्र विषय अपने आप में अलग विषय है, वो एक अलग ब्रांच है। उसके अपने खुद के नियम होते हैं, उसकी अपनी खुद की कैलकुलेशंस होती है। उसमें भी शुभता अशुभता निकाली जाती है, और फिर कौन सा नक्षत्र कैसा फल देगा ये देखा जाता है। और वो इस कोर्स का पार्ट है नहीं। हम यहाँ पे प्योरली वैदिक, यानी मुख्य रूप से वैदिक के ऊपर ही काम करते हैं। तो 27, कुल मिला के 27 नक्षत्र है। जब चंद्रमा या कोई भी ग्रह किसी राशि से जाता है, तो राशि के अंदर नक्षत्र भी होते हैं। जैसे 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में ही अंदर 27 नक्षत्र भी दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, ये हो गए। फिर सेकंड सेट हो गया मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। तीसरा सेट हो गया मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रावणा धनिष्ठा शताभिषा पूर्व भाद्रा उत्तर भाद्रा और रेवती। तो इसको इजीली याद करने के लिए मैंने क्या बोला है, मैंने बताया है कि केतु तो AMM याद रखिए, यानी क्या, अश्विनी मघा मूला। शुक्र BPP भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़। सूर्य KUU कृत्तिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़। चंद्र रोहिणी हस्त श्रावण RHS। वो गणित में होता था ना, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना पड़ता था। मंगल मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा मैकडोनल्ड MCD। राहु आर्द्रा स्वाति शताभिषा S। गुरु पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रा PVP। शनि महाराज पुष्य अनुराधा उत्तर भाद्रा PAU। बुध अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती AJ। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं, जबकि इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर आप देखें कि इससे काल गणना कैसी होगी, है ना। ये तो काउंट है ना, ये तो हमारी घड़ी है ज्योतिष की, यही बताया मैंने आपको। तो केतु को 7 साल मिले हैं, शुक्र को 20 साल, सूर्य को 6 साल, चंद्रमा को 10, मंगल को 7, राहु को 18, गुरु को 16, शनि को 19 और बुध को 17। टोटल करेंगे तो 120 होता है। चंद्रमा, जिस किसी व्यक्ति की हम कुंडली खोलेंगे, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र स्वामी का जीवन में सबसे पहला अधिकार होगा, उसकी दशा सबसे पहले आएगी, यानी उसका टाइम पहले आएगा, है ना। हर टाइम में एक ग्रह बड़ा प्रोमिनेंटली एक्टिव हो जाता है, आपकी कुंडली में वो एक्टिवेट हो गया।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ के सॉफ्टवेयर में इस तरीके से दिखता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखता है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास एक प्लैनेट पोजीशन का टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रह किस राशि में है, कितने डिग्री पर है, कितने कौन से नक्षत्र लॉर्ड है, इसका नक्षत्र का नाम नहीं दिया है लेकिन नक्षत्र का स्वामी दिया हुआ है। उसके बाद सब लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड, ये इनकी हमको जरूरत नहीं, क्योंकि ये केपी में यूज होते हैं, ये वैदिक में यूज नहीं होते, हमको नक्षत्र लॉर्ड ही नहीं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र लॉर्ड, जिस नक्षत्र में होगा या उसका जो नक्षत्र स्वामी होगा वो हमको ढूंढना है। वो क्या है, राहु। इनका बर्थ कब हुआ था, 19/9/1964, 21:45 अबोहर, यहाँ पे इनका बर्थ हुआ। तो 19/9/1964 में कौन सा ग्रह एक्टिवेट था, ये हम पता करेंगे, ठीक है। 1964, 19/9/1964, देखिए यहाँ पे क्या दिखता है। इनको कहते हैं घड़ी, विंशोत्तरी दशा फ्रॉम मून, क्योंकि हमने चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है उससे काउंट किया है, ठीक है। तो जब इनका बर्थ हुआ तो 19/9/1964, राहु की महादशा चल रही थी। ये पूरा पीरियड राहु का है, कब से शुरू हुई थी, 31/8/1962, 13:45 पे शुरू हुई। तो ये ग्रह जीवन में एक्टिवेट हो गया। क्यों, क्योंकि चंद्रमा इस ग्रह के नक्षत्र में था, तो सबसे पहले राहु हो गया। कब तक चलने वाली है, 31/8/1980, लगभग 18 साल ये चलने वाली है। लेकिन पूरे 18 साल एक ही ग्रह अपना काम नहीं करता रहेगा ना। तो उसके अंदर में उसी सीक्वेंस में सारे ग्रह काम करते हैं। तो राहु के अंदर सबसे पहले राहु आएगा। तो आप यहाँ देखेंगे राहु जो है वो 1965 तक काम किया, इसको कहते हैं अंतरदशा। फिर बाद में गुरु ने किया, उसको कहते हैं गुरु की अंतरदशा। मेन दशा राहु की चल रही है, यानी जो बड़ा पीरियड है, मेजर पीरियड है, मेजर पीरियड इज ऑफ राहु एंड माइनर पीरियड इज ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। तो गुरु हो गया, फिर गुरु के बाद शनि का देखिए, फिर शनि के बाद बुध आया, बुध के बाद केतु आया, केतु के बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, और ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हो जाएगी 18 साल की, तो राहु के बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो एक्टिवेट होगा, वो है गुरु। गुरु यहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, 1996। वहां से शनि शुरू हो गया, फिर शनि 2015 तक चला, और फिर आया बुध। अब बुध में चंद्रमा चल रहा है, ओके। तो ये हमको घड़ी बताती है कि किस वक्त कौन सा ग्रह एक्टिवेटेड है कुंडली, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने की चेष्टा करी थी कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, राइट। तो अभी हमको क्या मिला था कि उस व्यक्ति के जीवन में पहला प्लेनेट जिसकी महादशा आने वाली है वो है राहु। क्यों, क्योंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था। तो राहु के 18 साल के बाद गुरु की आई, गुरु के बाद शनि की, शनि के बाद बुध। यहाँ पे लाइन खत्म हो गई। फिर ये पलट के कहा गया, ये पलट के यहाँ गया केतु। फिर केतु आया, केतु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल। 120 साल पूरे, और लगभग 120 साल की आयु लोगों की होती है, इस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ, ओके। तो ये आपको सारा सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करके मिलेगा, इसको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। और गणित ये विषय है नहीं हमारा इस फ्री कोर्स में, और गणित वैसे मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो मैं प्रेडिक्शन ही पढ़ाता हूँ, मैं प्योरली प्रेडिक्शन के ऊपर, मैं जितने भी शाखाएं पढ़ाता हूँ ज्योतिष की, वो सिर्फ मैं प्रेडिक्शन के ऊपर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमको क्या पता चला कि भाई जीवन में, जीवन के किस कालखंड में किस ग्रह का एक्टिवेशन हो गया है। अब यहाँ पे किसका हो गया पता चल रहा है अपने, बुध में चंद्रमा का एक्टिवेशन हो गया। तो बुध में चंद्रमा का एक्टिवेशन हो गया, तो फिर हमको रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, है ना। इसलिए हमने फाउंडेशन पढ़ा था। अभी देखिए मजेदार चीज, अभी करंट चीज देखते हैं इनकी, कि अभी ये क्या करना चाहते हैं, ओके। अब इसके जो नियम है वो सुन लीजिए, इसके नियम बड़े साधारण और सरल है। ग्रह जहां बैठता है वहां पे 100% रिजल्ट देता है। ग्रह की राशियां जहां पर होती है वहां पे 60 से 70% रिजल्ट देता है। और
ग्रह जहां देखता है वहां का 30 से 40% रिजल्ट देता है। अब क्योंकि ये व्यक्ति हमारे पास अभी कंसल्टेशन के लिए आया है, तो अभी हम देखेंगे कि भाई कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है। कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर दिखा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर बुध की महादशा चल रही है और बुध में चंद्रमा की अंतर चल रही है। वो कब तक है? 1/10/2022 से लेके 1/3/2024 तक। अभी यानी मार्च में खत्म हो रही है, तो उसके बाद कौन आएगा? मंगल आएगा। तो अभी चंद्रमा तो लगभग खत्म होने को आ गया है, 10-15 दिन ही बचे। आज 19 तारीख है और 1 मार्च को होने वाला है, तो कितने दिन बचे? 10 दिन बचे। तो 10 दिन में आखिरी में क्या रिजल्ट देगा? तो मंगल का ही रिजल्ट आने वाला होगा। तो चलिए अब क्या देखेंगे। 3 सूत्र है। ग्रह जहां बैठता है, ग्रह की जहां राशि होती है और ग्रह की जहां दृष्टि होती है। अब ग्रह कहाँ बैठा हुआ है ये तो आपको बताने की जरूरत है। सबसे पहले बुध का देखेंगे कि भाई बुध कहाँ बैठा हुआ है। बुध यहाँ बैठा हुआ है। राशियां कहाँ पर है? बुध की राशियां दो होती है, मिथुन और कन्या। तो 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या। बुध की दृष्टि 7वीं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मंगल देखते हैं। मंगल क्या करता है? मंगल जहां बैठा है वहां पे, उसके बाद उसकी जो राशियां हैं, मेष और 8 नंबर, 8 नंबर की राशि वृश्चिक। उसके बाद दृष्टि चौथी, 1 2 3 4, 7वीं, 1 2 3 4 6 और ये 7। और 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब जहां पर आपको सबसे ज्यादा मार्किंग मिल रहा है उसको सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ के रिजल्ट के बारे में या प्रश्न लेके हमारे पास उपस्थित हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी चीज। तीसरा भाव घर से दूर जाना, नवा भाव फॉरेन जाना, 12वां भाव फॉरेन में सेटलमेंट करना। तो ये व्यक्ति का एक प्रश्न हो सकता है कि क्या मेरा फॉरेन में सेटलमेंट होगा या मैं फॉरेन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम बनेगा। तीसरा भाव है डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का है, तो क्या मेरा वीजा लगेगा, क्या मेरा डॉक्यूमेंट पास हो जाए। ठीक है, फिर बाद में है कि क्या वहां पर मैं जो नया व्यवसाय करने वाला हूँ तो वो व्यवसाय चलेगा। क्योंकि ये यहाँ पर 10th हाउस दिखा रहा है, ये अपने स्टेटस को लेके, अपने काम को लेके ये व्यक्ति डेफिनेटली प्रश्न लेके आया होगा। उसके बाद छठा भाव, तो छठा भाव नौकरी को बताता है। कोई कोर्ट केस भी हो सकती है ना। छठा भाव कोर्ट केस भी हो सकती है, छठा भाव नौकरी भी, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कंटा हो सकता है। तो फैमिली मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स अगर है तो वो उसके बारे में बात करेगा। लेकिन अब यहाँ पे मजे की बात कि मंगल छठे भाव से लेके नौकरी की बात कब करेगा और लड़ाई झगड़े की बात कब करेगा। यदि कुंडली में मंगल अशुभ है तो फिर ये व्यक्ति बोलेगा कि छठे भाव को लेके भाई मेरी एक कोर्ट केस चल रही है, उसका क्या होगा। मेरा पैसा फंसा हुआ है, उसका क्या होगा। मैंने किसी से कर्जा लिया था, ये कर्जा मैं कब तक उतार पाऊंगा। क्योंकि ग्रह अशुभ है तो वो अशुभ काम करेगा जीवन में, परेशानियां देगा, चैलेंजेस क्रिएट करेगा। अशुभ ग्रह क्या करता है? अशुभ ग्रह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, चैलेंजेस क्रिएट करता है। ठीक है, कोई बीमारी देगा। वो कहेगा कि मेरे पेट में बड़ी एसिडिटी होती है, क्योंकि छठा भाव जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़ियां और बड़ी आंतड़ियों का भी रिप्रेजेंटेशन देता है। ये सारे कारकत्व मैंने दिए हुए लिस्ट, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 7वां भाव है तो पत्नी से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर बिजनेस में 7वां भाव और पार्टनरशिप के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, या पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा भी पूछ सकते हैं अगर मंगल अशुभ है तो। अगर शुभ है तो ये कहेंगे कि साहब पैसा तो अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फॉरेन सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 9 और 12 तीनों के तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं। 9वां भाव आपको कुछ समय के लिए फॉरेन लेके जाता है। 12वां भाव आपको लंबे समय के लिए और सिटीजनशिप दिलाने के लिए भी मदद करता है। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन यानी सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंटेशन लाने में भी मदद करता है, घर से दूर भी लेके जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस ज्योतिष में हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के मन में क्या प्रश्न आया होगा और क्यों ये हमारे पास आया हुआ है। आप ये उसको पूछिए, वो बोलेगा हाँ साहब मैं इसी से रिलेटेड प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तो जो घड़ी हमारी चल रही है, जो सुई चल रही है घड़ी की, वही हमको बता देती है कि व्यक्ति के मन में अभी प्रश्न क्या होगा। अब ये मन का ही प्रश्न क्यों ढूंढ रहे हैं आप? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मन का प्रश्न ढूंढेंगे?
क्योंकि विंशोत्तरी दशा शुरू कैसे होती है, विंशोत्तरी दशा का मूल सिद्धांत क्या है? विंशोत्तरी दशा का मूल सिद्धांत है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो जीवन में उस नक्षत्र का स्वामी सबसे पहले जीवन में एक्टिवेट होगा। चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। तो उस मन के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव आ गया? सबसे पहले राहु का आया था, और अभी क्या चल रहा है इस व्यक्ति के जीवन में? बुध और चंद्रमा। तो मन में क्या चल रहा है? व्यक्ति आपके पास आएगा तो मन में प्रश्न लेके आएगा ना, उसके मन में कोई चिंता उसको खाई जा रही होगी, तभी तो आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। राइट। तो अभी समझ लीजिए मंगल हो गया। अब मंगल के बाद, यदि मंगल के बाद अभी बुध तो चल रही है, मंगल के बाद जब राहु आएगा, तो राहु में ये व्यक्ति क्या प्रश्न लेके आ सकता है? तो चलिए देखते हैं राहु कौन से भाव का रिजल्ट देता है। राहु दूसरे भाव का रिजल्ट दे रहा है। अपनी, उसकी अपनी राशि तो है नहीं, तो वो अपने दृष्टि का भी रिजल्ट देगा। ठीक है। उसके बाद वो जिस राशि में बैठा है उस राशि स्वामी के भी देगा, यानी राहु का राशि स्वामी कौन है? क्योंकि उसकी अपनी राशि नहीं है तो बुध का भी रिजल्ट देगा। तो बुध तीसरे, 3 नंबर की राशि जहां बैठा है वो पांचवे का और 10वें का, ये सब कुछ दे रहा है। तो अभी यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ये व्यक्ति जब आएगा हमारे पास राहु की महादशा में, यदि राहु शुभ है, देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि महादशा स्वामी भी शुभ है और अंतरदशा भी शुभ है, तो वो व्यक्ति आपके पास आने नहीं वाला। व्यक्ति आएगा तभी जब वो अशुभ होगा। क्योंकि शुभ है तो सब चीजें तो आपके मन के हिसाब से हो रही है। शुभता और अशुभता में सबसे मुख्य डिफरेंस क्या है, क्या अलग है दोनों में? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि शुभ जब कोई ग्रह होता है तो वो आपके जीवन में बहुत कम मेहनत में सफलता दे देता है। जब अशुभ ग्रह होगा तो वो बहुत महीने के बाद मनचाही सफलता नहीं देता है, वहां आपको परेशानी होती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन में आते हो, और फिर आप भगवान के मंदिर में जाओ या फिर आप ज्योतिषी के पास चला जाओ। कोई दोनों में से कोई ना कोई आपको गाइडेंस दे देगा, आपको दिशा निर्देशन मिल जाएगा। ठीक है। तो व्यक्ति ज्योतिषी के पास तभी आता है जब परेशानी में होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जब आपकी तबीयत अच्छी रहती है तो आप डॉक्टर को विजिट करते हो कि सर अभी 3 महीने बाद मेरी तबीयत कैसे रहने वाली है? जी नहीं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तब आप जाके डॉक्टर की सलाह लेते हो। तो वैसे ही ज्योतिषी का है कि कई लोग आते हैं वर्षफल के लिए, वो बात अलग है, लेकिन वो परसेंटेज में बहुत कम होता है। व्यक्ति आता तभी है जब वो परेशानी में होता है, जब मन मुताबिक कोई घटना जीवन में नहीं हो रही है तब व्यक्ति आता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति यदि हमारे पास राहु में आएगा तो हम समझ लेंगे कि भाई राहु अशुभ है, पहला तो यहीं पे क्लू मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम जब एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या राहु अशुभ आ रहा है सच में। अगर अशुभ आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि भाई ठीक है, कितना अशुभ है? अगर बहुत ज्यादा अशुभ है तो फिर ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत अशुभ है, जैसे -1 या -2 पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे उपाय करिए, राशि थोड़े पैसिफाई हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उनकी शांति होगी तो काम बनने शुरू हो जाएगा। ठीक। ये है कि रनिंग महादशा और अंतरदशा, इसमें एक व्यक्ति की मनोदशा क्या है और उसके मन में वो क्या प्रश्न लेके आया है, ये हम पढ़ रहे हैं। ओके। उसका मैंने अभी आप लोगों को विश्लेषण किया।